Today my topic is senescence, part 2, factors responsible for retardation of senescence. Plant hormones, auxins, cytokinin, gibberellic acid, polyamines, and other growth retardants. Types of nutrients, calcium and nitrogen application, availability of water or irrigation, light, opening of stomata in light time, temperatures, lower temperature, retard senescence. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सेनिसेंस की रेट में कमी करते हैं। अगर इनका अप्रोप्रिएट अगर हमें अमाउंट या कंसंट्रेशन अवेलेबल नहीं होती है तो सेनिसेंस इससे अफेक्टेड होता है। जैसा कि आपने ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रालिन, तो ये सब इसकी रेट पर इफेक्ट डालते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम और नाइट्रोजन एप्लीकेशन, और वाटर अगर इनको प्रॉपर अवेलेबल ना हो, इरिगेशन प्रॉपर ना हो क्रॉप का, लाइट प्रॉपर ना मिले, स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए हमें लाइट प्रॉपर चाहिए, तो अगर हमें लाइट प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, तो ये इससे क्या है, सेनिसेंस की रेट पर इफेक्ट पड़ता है। सेनिसेंस को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट जैसे सेलुलर है, दूसरा है ऑर्गेनिज्मल लेवल। तो सेलुलर लेवल पर ये जैसे नॉर्मल कोई सेल है और ये सेनिसेंट हो गई, और ये एक ह्यूमन बीइंग का डायग्राम देखा, देखिए यंग है और ये धीरे धीरे ओल्ड हो गया है। अगर प्लांट्स में देखें तो ये लीव्स धीरे धीरे देखिए येलो हो रही है, फिर ड्राई होगी और ड्राई होकर एंड में सेनिसेंट हो जाती है। Cell senescence, deteriorative process which naturally slow down and terminate the functional life of a cell। तो देखिए सेल लेवल पर भी सेनिसेंस होता है, तो ये एक डिटेरोटिव प्रोसेस है। जैसे सेल एजिंग प्रोसेस है, सेल सेनिसेंस ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो रहा है, और सेनिसेंस होगा तो फाइनली क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म आर नॉट इमोर्टल, तो सेल और ऑर्गेनिज्म जो है वो इमोर्टल नहीं रहता है। सेलुलर चेंजेस ड्यूरिंग सेनिसेंस, सेनिसेंस के समय सेल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नंबर वन, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, चेंज इन सेल साइज एंड शेप, तो सेल का शेप और साइज चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं एट्रोफी। एक्यूमुलेशन और लिपोफ्यूसिन पिगमेंट्स, तो ड्यूरिंग सेनिसेंस लिपोफ्यूजिन पिगमेंट्स का भी एक्यूमुलेशन हो जाता है। न्यूक्लियर पिक्नोसिस हो जाती है, लिपिड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो सेनिसेंस के समय होते हैं। सेलुलर चेंजेस ड्यूरिंग सेनिसेंस, तो सेनिसेंस के टाइम कुछ सेलुलर चेंजेस में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। नंबर वन, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो इस समय कैल्शियम आयन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, इसका कलेक्शन बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का अमाउंट भी कम हो जाता है। डिक्लाइन इन ट्रांसक्रिप्शन, इससे ट्रांसक्रिप्शन पर इफेक्ट पड़ता है। डिक्लाइन इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगा। स्टिफनिंग ऑफ कोलेजन, ये एनिमल्स में होता है। डिक्लाइन इन एनर्जी प्रोडक्शन, तो इससे फाइनली एनर्जी के प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे जो सेनिसेंस के टाइम देखे जाते हैं। सेलुलर चेंजेस ड्यूरिंग सेनिसेंस, अब है सब सेलुलर चेंजेस, चेंज इन फ्लूडिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेनिसेंस के समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। डिक्रीज इन ग्रैनुलर ईआर, तो ग्रैनुलर ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का में भी डिक्रीज आता है। डीजनरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डीजनरेट होने लग जाती है, विघटित होने लग जाती है। डीजनरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका भी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। थ्योरीज ऑफ सेनिसेंस, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म नॉट क्लियरली एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड, तो सेनिसेंस के रिगार्डिंग जो मॉलिक्यूलर थ्योरीज जो मैकेनिज्म दी गई है वो कंप्लीटली अंडरस्टूड है, बट क्लियर, इसकी मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। स्टडीड मेनली इन एनिमल सेल, ज़्यादातर इसकी स्टडीड एनिमल सेल्स में की गई है और कई थ्योरीज दी गई हैं।
डीएनए डैमेज थ्योरीज, accumulated damage to डीएनए inhibit cell functions and division। तो देखिए जैसे जैसे डीएनए का क्या होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है, एक्यूमुलेट डैमेज होगा जैसे जैसे डीएनए, तो डैमेज होगा तो उसके फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और डीएनए में प्रॉपर वहाँ पर डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो डीएनए का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। डिक्लाइन इन डीएनए रिपेयर कैपेसिटी, तो देखिए डीएनए की रिपेयर कैपेसिटी में भी कमी आती है। जीन एक्सप्रेशन इनहिबिटेड, तो जीन का एक्सप्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डैमेज आ जाता है तो इससे एनर्जी प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो एनर्जी की रेट भी कम हो जाती है। बुल्ट इन ब्रेकडाउन थ्योरीज, जेनेटिक थ्योरीज, genetically programmed process, senescence associated genes express after a fixed lifespan of the cells। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स्ड लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद ही जो सेनिसेंस से रिलेटेड जीन हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और ये जीन ही क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं कि सेल को कब डैमेज होना है। तो ये एक प्रोग्राम, जो ये एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल फंक्शन है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो देखिए जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसका एक्सप्रेशन करने वाले जीन की कोडिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, बट जो प्रोटीन है अगर इसको इनहिबिट करते हैं तो आगे सेनिसेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है। टीलोमियर थ्योरी, gradual shortening of telomeres with each division, reduction in telomerase activities। तो देखिए जो क्रोमोसोम में टीलोमेरेज वाला जो पोर्शन होता है उसकी अगर धीरे धीरे शॉर्टनिंग होती जाए, उसका साइज छोटा होता जाए, तो इससे क्या होगा, इससे डिवीजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो टीलोमरेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी में भी कमी आ जाती है, तो इसकी एक्टिविटी में कमी आने से क्या होता है, सेल डिवीजन पर भी इफेक्ट पड़ता है। डिवीजन स्टॉप्स व्हेन टीलोमियर बिकम्स वेरी शॉर्ट, तो जब टीलोमेर्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो डिवीजन भी स्टॉप हो जाता है। रेप्लिकेट सेल सेनिसेंस, तो यहाँ पर सेनिसेंस रेप्लिकेट होने लगता है। ये देखिए क्रोमोसोम में ये टीलोमियर है, एंड वाले पोर्शन, यहाँ पे साइज बड़ा है, तो जैसे इसका साइज देखिए इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर डिवीजन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और वो सेल जो है वो सेनिसेंस हो जाती है, उसमें वो सेनिसेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फ्री रेडिकल डैमेज थ्योरी, डैमेज बाय हाईली reactive free radicals like OH ion, oxygen, H2O2, etc. Disrupts cell and nuclear membrane, तो देखिए अगर सेल में फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ जाता है, अगर वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, सेल सेनिसेंट होने लगती है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी सेल, उन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। अल्टर्स मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। डैमेज डीएनए, वहाँ पे डीएनए भी डैमेज होने लगता है, जब डीएनए डैमेज होगा तो प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रिड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है फ्री रेडिकल जो है उनके अमाउंट को कम करता है और उससे डैमेज बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेनिसेंस, तो सेनिसेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सटेंडिंग लाइफ स्पेन ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म बाय डिलेइंग सेनिसेंस। यदि हमें सेनिसेंस का प्रॉपर नॉलेज हो, पता हो, तो हम सेनिसेंस को अप्लाई करके किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं, उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन ऑफ कैंसरस सेल, यदि हमें कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन के बारे में पता है। फेलियर ऑफ सेनिसेंस मैकेनिज्म, तो ऐसे समय में यदि मान लीजिए सेल में सेनिसेंस की मैकेनिज्म फेल हो जाए, तो इससे क्या है, हमें वहां पर कैंसर सेल्स के फॉर्मेशन के बारे में हम पता कर सकते हैं। क्योर फॉर कैंसर बाय प्रोमोटिंग सेनिसेंस, तो सेनिसेंस
के प्रमोशन से हम कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसी को हम अपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है इसी को अपोप्टोसिस कहते हैं। सेल्स कमिटिंग सुसाइड बाय द एक्टिवेशन ऑफ एन इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम। तो सेल के अंदर जितने भी इंट्रासेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर उसकी डेथ एक जीन के थ्रू कंट्रोल्ड है, प्रोग्राम्ड है, तो इस तरह की डेथ को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। और इसी को प्लांट में हम अपोप्टोसिस भी कहते हैं। अपोप्टोसिस देखिए, एप यानी ओह, टो मतलब सिस। ये जॉन कैर एटोल साइंटिस्ट है 1972 में, इन्होंने बताया इसका मीनिंग क्या होता है, फॉलिंग ऑफ लाइक द लीव्स ऑफ अ ट्री इन ऑटम। जिस तरह से ऑटम सीजन में लीव्स जो होती है वो गिर जाती है प्लांट से, तो इसका मीनिंग यही होता है, अ नीट साइलेंट डेथ ऑफ सेल। तो इसमें सेल की डेथ होती है लेकिन एक साइलेंट डेथ ही है। Apoptosis, no damage to neighboring cells as in necrosis, cell death by swelling and exploding due to injury or damage। तो देखिए सेनेसेंस या अपोप्टोसिस में जो सेल में डैमेज नहीं होता, जो नेबरिंग सेल है उस पर कभी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर प्लांट के किसी पार्ट पे नेक्रोसिस होती है तो सिर्फ वही पार्ट इफेक्टेड होता है, उसके पास का जितना भी पोर्शन है वो डैमेज नहीं होता है। और सेल डेथ जो है वो अलग अलग प्रोसेस है, या अगर किसी प्लांट पार्ट में इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाता है तो उस प्लांट पार्ट के स्वेलिंग से या एक्सप्लोइडिंग के कारण सेल में डेथ हो जाती है। डिफरेंट फ्रॉम ऑटोफेजी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम। तो आप जानते हैं लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इन एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से सेल्स में क्या हो जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बढ़ जाता है। मेनली मीडिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कॉल्ड कैस्पेसिस। तो देखिए इसमें जो कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक का जो एंजाइम का जो ग्रुप होता है जो मेनली इसको मीडिएट करता है इस प्रोसेस को, इसको हम बोलते हैं कैस्पेसिस। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स इन एक्टिव फॉर्म। ज़्यादातर हर सेल में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एंजाइम यदि इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसके आगे प्रो लग जाता है। तो देखिए प्रो के स्पेसिस, और एक्टिवेटेड टू किल सेल्स बाय डेथ सिग्नल। द पॉइजन पिल्स ऑफ सेल्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स का पॉइजन पिल्स कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पीसीडी, रिसेप्शन ऑफ डेथ और अपोप्टोटिक सिग्नल। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के सिग्नल है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल है। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव प्रोस के स्पेसिस टू एक्टिव। तो देखिए जो ये इनएक्टिव, जो एक्टिव है वो इनएक्टिव फॉर्म में अगर है और उसका एक्टिवेशन हो जाता है, तो एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव, तो इनएक्टिव का किसमें, एक्टिव में यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जब भी अपोप्टोसिस होगा तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर कंटेंट्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियस, तो डीएनए और न्यूक्लियस में भी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। श्रिंकेज एंड ब्लैबिंग ऑफ सेल्स, तो सेल्स में श्रिंक होने लग जाती है और ब्लैबिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अपोप्टोटिक बॉडीज। तो इस टाइम सेल में कुछ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे अपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। डाइजेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज बाय मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस इन बॉडीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स की रिसाइकलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए एक प्रोसेस बता रखा है अपोप्टोसिस, जो कि एक प्रोग्राम सेल डेथ है। ये एक नॉर्मल सेल है, इसमें ये देखिए सेल श्रिंक हो रही है, क्रोमेटिन मटेरियल का जो है यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है स्टार्ट,
और मेम्ब्रेन में देखिए ये ब्लैब्स बन रहे हैं, तो ब्लैबिंग हो रही है यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन ब्लैबिंग। ये देखिए न्यूक्लियर कोलैप्स, कंटिन्यूड ब्लैबिंग। और न्यूक्लियस यहाँ पर कोलैप्स होगा तो कंटिन्यू ब्लैबिंग होती जा रही है, देखिए। तो ये इतने सारे छोटे छोटे पीसेस में देखिए डिवाइड हो रहा है, तो इससे अपोप्टोटिक बॉडीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और फाइनली इससे क्या होता है, लाइसिस ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज, तो इनका लाइसिस हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम सेल डेथ है। तो ये देखिए ड्यूरिंग अपोप्टोटिक प्रोसेस में ये एक नॉर्मल सेल है, मिड कन्वोल्यूशन हो रहा है देखिए, और यहाँ पर क्रोमेटिन कंपेशन एंड सेग्रीगेशन, कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। देखिए न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ब्लैबिंग हुई, एंड देन सेल फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ के ड्यूरिंग ये सेल के इन कंटेंट्स में देखिए ये चेंजेस आए। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस के जो मटेरियल उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और यहाँ पर उसके सेल मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेल फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए अपोप्टोटिक बॉडीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है, और फिर फेगोसाइटिक सेल्स का यहाँ पे ये इस डायग्राम में शो किया गया है। अपोप्टोसिस इन प्लांट सेल, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे हमने इससे पहले अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। डिसअपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी यहाँ से डिसअपियर होने लग जाता है। पैकेजिंग इनसाइड स्मॉल वैक्यूल्स, तो स्मॉल वैक्यूल्स के अंदर पैकेजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम ट्रैकिडियल एलिमेंट्स, तो देखिए जाइलम के जो ट्रैकिडियल एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डेस्ट्रॉइंग पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स, तो जो भी सेल्स पैथोजन से इन्फेक्टेड होती है उनको नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट। तो ये देखिए प्लांट डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक सेल है, देखिए ये बीच में लार्ज वैक्यूल है, ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये न्यूक्लियस है। तो देखिए धीरे धीरे ये वैक्यूल, ये देखिए न्यूक्लियस का धीरे धीरे यहाँ डिग्रेडेशन होगा, और वैक्यूल्स देखिए, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिग्रेडेड बाय अपोप्टोसिस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डिग्रेडेशन होने की वजह से यहाँ पर सेल में क्या हो रही है, अपोप्टोसिस हो रही है, तो सेल की डेथ हो रही है यहाँ पे। ये एक एग्जाम्पल से सेल्स ऑफ व्हीट सीडलिंग अंडरगोइंग अपोप्टोसिस। तो ये देखिए अपोप्टोसिस यहाँ पे व्हीट सीडलिंग में शो किया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि अपोप्टोटिक वैक्यूल्स हैं विद सेलुलर डेब्रिस, तो ये जितने भी वैक्यूल्स के देखिए छोटे छोटे पीस बता रखे हैं, और उसमें कुछ सेल्स का डेब्रिस भी है बीच बीच में। एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपोप्टोसिस, किलिंग कैंसर सेल्स बाय एक्टिवेटिंग पीसीडी। तो देखिए प्रोग्राम सेल डेथ का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि कैंसर सेल्स को किल किया जा सकता है। सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेज आर ड्यू टू फेलियर ऑफ अपोप्टोसिस इन सेल्स विच शुड डाई। तो देखिए कि कई ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो कि फेल हो जाती हैं, किसकी वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये अपोप्टोसिस अगर सेल में है तब तो प्रॉपर आगे रन होगी, लेकिन अगर अपोप्टोसिस ही फेल हो जाता है तो यहाँ पर इन डिजीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अपोप्टोसिस इन सेल्स विच शुड नॉट डाई लीड्स टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। तो अपोप्टोसिस जो सेल में होती है उससे जरूरी नहीं कि वहां पे डाई होगा हमेशा, वो कोई भी पार्ट जरूरी नहीं कि हमेशा वो डाई होगा और उसकी डेथ होगी, वहां पे एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी हो सकता है और कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर ये न्यूरो डिसऑर्डर आ जाता है, मान लो न्यूरो डिजेनरेटिव हो गया, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, तो ये पूरा पार्ट की डेथ नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ पार्ट एबनॉर्मल हो गया,